हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत का पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना भारत में क्यों की गई है? तो हमारे भारत में ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जिनको सरकार को सहायता देकर आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर इन जातियों को सरकार सहायता नहीं देगी, सरकार इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेगी, तो ये जातियां पिछड़ी रह जाएगी। तो इनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया है, और यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इन पिछड़ी जातियों से संबंधित समय समय पर सरकार को सलाह देता रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। इसको शुरू करने से पहले फ्रेंड, हम आपको बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग का अर्थ क्या है और इन पिछड़ी जातियों से संबंधित प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पिछड़ा वर्ग का अर्थ क्या है। तो समाज के उन वर्गों को पिछड़ा कहा जाता है जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं या शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं। अर्थात कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मतलब समाज में इनकी स्थिति उच्च नहीं है। इसके बाद फिर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है या ऐसे लोगों को पिछड़ा कहा जाता है। इसके बाद फिर ये ऐसे वर्ग होते हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किए गए हैं, परंतु संविधान में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए तो संविधान में इनके लिए कहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 में यह प्रावधान है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है अनुच्छेद 15 का खंड 4, मतलब जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं, लोग हैं, इनके लिए प्रावधान किया जा सकता है, इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आ रहा समझ में? ये है अनुच्छेद 15 का खंड 4। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 का खंड 4, इसमें लिखा है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इनके लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए भी प्रावधान कर सकता है। तो हमारे राज्य को, मतलब हमारी भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या पिछड़े नागरिक हैं, इनको हमारी सरकार नौकरियों में आरक्षण दे सकती है, नियुक्तियों में आरक्षण दे सकती है, इसके लिए भी प्रावधान कर सकती है। यह अधिकार दिया गया है हमारी सरकार को अनुच्छेद 16 के खंड 4 में। ठीक है, तो पिछड़ी जातियों से संबंधित प्रावधान है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला अनुच्छेद आता है 46। तो अनुच्छेद 46 में लिखा है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। आ रहा समझ में? तो इसमें अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है, राज्य मतलब हमारे भारत सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो शिक्षा के स्तर में कमजोर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर लोग हैं, इनको बढ़ावा दिया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा। ठीक है, और इनका विकास कौन करेगा? तो इनका विकास करने के लिए हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 46 में किया गया है। इसके बाद देखिए फिर अनुच्छेद 340। तो अनुच्छेद 340 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच और उनकी समस्याओं को दूर करने की अनुशंसा के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं। यह अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 340 में। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इन्हीं सभी बातों को, इन सभी अनुच्छेदों को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं कि हमारे भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया है, तो इससे संबंधित कुछ आयोग हमारे भारत में गठित किए गए थे। तो देखिए
राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो 2 पिछड़ा वर्ग आयोग कौन कौन से थे हमारे भारत में? तो पहला देखिए, इसमें 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? तो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हमारे भारत में आयोग गठित हुए हैं। तो कौन कौन से आयोग थे? तो काका कालेलकर आयोग गठित हुआ था। ये हमारे भारत में पहला आयोग था जिसने पिछड़ी जातियों के बारे में सिफारिशें सरकार को की थी। ठीक है, इसका समय आपको याद रखना है। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काका कालेलकर आयोग कब गठित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को यह आयोग गठित किया गया था और इस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। तो इसने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए सिफारिशें की थी, इसलिए इसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा है 1979 में बीपी मंडल, बीपी का फुल फॉर्म होता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इनकी अध्यक्षता में 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में यह आयोग गठित हुआ और इस आयोग का नाम ही क्या था? मंडल आयोग। याद रखना फ्रेंड। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल इनका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया था फ्रेंड। तो इन्होंने भी फिर क्या किया? तो इन्होंने भी हमारे भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं उनके बारे में सरकार को सिफारिशें की थी कि इन जातियों का विकास कैसे होगा, इनकी उन्नति कैसे होगी और कितनी जातियां हैं जो पिछड़ी अवस्था में हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस आयोग को भी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया गया था। ये आपको याद रखना फ्रेंड। ठीक है, तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडल आयोग कब गठित हुआ था। इसके बाद फिर 3 नंबर में ये काका कालेलकर आयोग पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले काका कालेलकर आयोग, तो काका कालेलकर आयोग ये कब गठित होता है? तो आपको अभी हमने बताया है कि 29 जनवरी 1953 को गठित किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और ये किस विचारधारा के समर्थक थे? तो गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे काका कालेलकर। ये आपको याद रखना फ्रेंड। तो हमारे भारत में काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में पिछड़ी जातियों का अध्ययन करने के लिए पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इस आयोग ने 30 मार्च, ध्यान रखना फ्रेंड, इस आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया था, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो ये 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और किसको दी थी इन्होंने रिपोर्ट? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब इस आयोग ने रिपोर्ट में 2399 अर्थात 2399 जातियों की पहचान की इन्होंने, और 2399 जातियों की पिछड़ी जाति के रूप में इसने पहचान की तथा सभी स्त्रियों को पिछड़ी जाति में रखने की सिफारिश भी इस आयोग ने की थी। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी कोई आयोग या समिति हमारी सरकार को सिफारिश करती है तो जरूरी नहीं है कि हमारी सरकार उस आयोग या समिति के सारी सिफारिशों को स्वीकार करे। तो सरकार को जो सिफारिशें उचित लगती है सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार करती है और उससे संबंधित नीतियां बनाती है। ठीक है, या अधिनियम बनाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस आयोग ने ये सिफारिशें की कि हमारे भारत में ऐसी 2399 पिछड़ी जातियां हैं जिनको विकसित या जिनका विकास करना जरूरी है। इनके लिए उन्नति संबंधित कार्यक्रम को चलाना या शुरू करना जरूरी है। फिर इसने कहा इस आयोग ने कि हमारे भारत में जो स्त्रियां हैं इनको पिछड़ी जाति में रखना जरूरी है। ये सिफारिश इस आयोग ने की, लेकिन हमारी सरकार ने सभी सिफारिशें इसकी स्वीकार नहीं की। फिर इसके बाद देखिए इसी आयोग ने सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी में 25% और द्वितीय श्रेणी में 33%, इसके बाद तृतीय श्रेणी में 40% आरक्षण की सिफारिश की थी इस आयोग ने। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और इस आयोग की संस्तुतियां, इस आयोग की सिफारिशें या अनुशंसाएं लागू नहीं हो पाई। आ रहा समझ में?
फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इस आयोग ने इतनी ढेर सारी सिफारिशें कर दी, अब सरकार को इसकी सिफारिशें समझ में नहीं आई। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सरकार को जो सिफारिशें उचित लगती है उन सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है और उससे संबंधित नीतियां या अधिनियम बनवाती है। ठीक है, अब इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई, फिर इसके बाद में दूसरा आयोग गठित किया जाता है और उस आयोग का नाम होता है मंडल आयोग। तो यह आयोग भी किस लिए गठित हुआ था, तो पिछड़ी जातियों की सिफारिश करने के लिए ही यह आयोग गठित किया गया था। तो मंडल आयोग का गठन कब होता है, देखिए इसमें, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1979 में 1979 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल या विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 सदस्यीय ये दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित था, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा पिछड़ी जाति से संबंधित आयोग कौन सा था, तो ये मंडल आयोग था। ठीक है, अब इसके बाद में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की थी। प्रतिवेदन में इस आयोग ने जातियों को भारतीय समाज की आधारशिला माना था, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इस आयोग ने क्या कहा है, तो इस आयोग ने कहा कि हमारे भारत में जो जातियां हैं ये हमारे भारतीय समाज की आधारशिला है, तथा इसने 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की थी। ये आपको याद रखना फ्रेंड, हो सकता है एग्जाम में 3 नंबर में आपसे पूछ ले कि जो मंडल आयोग गठित हुआ था तो इसने कितनी पिछड़ी जातियों की पहचान की थी, तो 3743 या 3743। ठीक है, 3743 कास्ट, इतनी जातियों की पहचान की थी और इस आयोग ने कहा कि इतनी ही जातियां पिछड़ी हमारे भारत में। आ रहा समझ में। इसके बाद में इसने पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिशें की थी, ये आपको याद रखना फ्रेंड। ठीक है, तो इस आयोग ने 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की और इस आयोग ने कहा कि इन जातियों को हमारे भारत में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सिफारिशें इस आयोग ने की है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। अब हमारी भारत सरकार को इसकी सिफारिशें अच्छी लगी। ठीक है, तो आगे देखिए फिर क्या होता है। इसकी संस्तुतियों को मानते हुए सरकार ने 13 अगस्त 1990 को अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी। आ रहा समझ में। इससे पहले जो आयोग गठित हुआ था काका कालेलकर आयोग, तो उसने तो अलग अलग आरक्षण की बात की थी। अब इस आयोग ने सिर्फ जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 27% आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिशें की थी। तो सरकार को इस आयोग की सिफारिशें उचित लगी और सरकार ने 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। इसके बाद फिर इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है। अब जब इस प्रावधान को, इस घोषणा को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई तो फिर देखो उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को निर्णय देते हुए क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध ठहराया था। अब यहाँ पर ये क्रीमी लेयर का अर्थ क्या हो जाता है, तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है जो मलाईदार परत होती है, मतलब जिनके पास रुपए पैसा होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं लेकिन ये लोग पैसे वाले हैं, धन धान्य से संपूर्ण हैं, इन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जिनकी आय ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर में रखा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 16 नवंबर 1992 को कि जो क्रीमी लेयर है उन्हें पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटा देना चाहिए। ठीक है, इनको आरक्षण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इन्हें क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और इस आरक्षण को उच्चतम न्यायालय ने भी वैध ठहराया। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को हमारी भारत सरकार ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक एक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। तो इसी निर्णय के आधार पर हमारे भारत में एक राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। तो देखिए इसका गठन कब हुआ फ्रेंड। अब देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। और इस पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 14 अगस्त 1993 को किया था। आ रहा समझ में फ्रेंड। तो याद रखना है आपको, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये गठन वर्ष आपको याद रखना होगा 14 अगस्त 1993 को। किस अधिनियम के तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। और किसके निर्णय के अनुसार, किसके निर्देश के अनुसार इसकी स्थापना की गई है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस आयोग की स्थापना भारत में की गई है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे इस आयोग का पुनर्गठन हुआ। फिर तो पुनर्गठन इसका कब होता है, तो देखिए इसमें कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसका फिर से पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा भी कब दिया जाता है, तो इसको संवैधानिक दर्जा भी 11 अक्टूबर 2018 को दिया गया था। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इसमें एक अध्यक्ष है, ये संरचना आपको याद रखनी होगी। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना लिखिए। तो इसके संरचना में आपको याद रखना होगा कि एक इसमें अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष होता है, इसके बाद 3 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव होता है। इतने सदस्य होते हैं इसमें, आपको याद रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद इनकी पदावधि या इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है, तो यह किस अधिनियम के द्वारा गठित किया गया है, तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे पुनर्गठित किया गया है। इसके बाद में इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है, तो 11 अक्टूबर 2018 को। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसकी संरचना में कितने अध्यक्ष सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इसके बाद 3 सदस्य और एक सदस्य सचिव। ये सब आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए इसका संवैधानिक प्रावधान। अब संघ एवं राज्यों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड बी में इसका संवैधानिक प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है फ्रेंड, पहले इसका प्रावधान 338 बी में नहीं था। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें कि 123वां संविधान संशोधन को लोकसभा से मंजूरी एवं संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 बना। आ रहा समझ में। तो पहले क्या था, ये 123वां संविधान संशोधन विधेयक, ये आपको याद रखना होगा। ये क्या था, विधेयक। ठीक है, तो विधेयक तो अभी तक हमारी संसद में 123 पेश हो चुके हैं, लेकिन इनमें अधिनियम कितने बने हैं अभी तक, तो उसमें जब 2018 में इसे बनाया गया था तो उसका नंबर था 102वां। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 यह अधिनियम के रूप में गठित हो जाता है। इसके बाद इसी के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुच्छेद 338 का खंड बी, एक नया खंड इसमें जोड़ा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। आ रहा समझ में।
तो अनुच्छेद 338 का खंड बी एक नया खंड इसमें जोड़ दिया जाता है और इसी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया जाता है फ्रेंड, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर इसमें योग्यता क्या क्या होती है अध्यक्ष तथा सदस्यों की, तो इसमें देखिए अध्यक्ष की योग्यता क्या है। तो अध्यक्ष इसके लिए योग्यता रखी गई है कि वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर 2 सदस्य होंगे, ठीक है। तो 2 सदस्य इसमें कौन होंगे, इनके लिए योग्यता क्या है, इनके लिए योग्यता है कि इन्हें पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष ज्ञान तथा इन्हें अनुभव होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को या जिन सदस्यों को, जिन लोगों को पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष ज्ञान होता है, इनका अनुभव होता है, ऐसे 2 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करेंगे। इसके बाद फिर अगला है 1 सदस्य। जो 1 सदस्य होता है यह समाज विज्ञानी होना चाहिए, मतलब इसे समाज का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक कार्य का ज्ञान इसे होना चाहिए। इसके बाद में फिर होता है इसमें 1 सदस्य सचिव। अब जो सदस्य सचिव होता है तो इसके लिए योग्यता क्या होगी, तो केंद्र सरकार के एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो सचिव के समकक्ष होगा। ऐसे सचिव के समकक्ष होने वाले अधिकारी को यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सचिव नियुक्त किया जाएगा। ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद में इस आयोग में प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। तो इस आयोग में प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने आपको अभी बताया अध्यक्ष तथा सदस्यों से संबंधित योग्यता के बारे में। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष थे पहले तो कौन थे, RN प्रसाद। ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। इसके बाद में जो नया आयोग गठित हुआ है, ठीक है, तो नए आयोग में संरचना किस प्रकार की है, तो ये इसमें देखिए। तो नवगठित आयोग की संरचना में देखिए इसमें कि नवगठित आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों सहित 1 इसमें सचिव भी शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो नवगठित आयोग है तो उसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड, तो डॉक्टर भगवान लाल साहनी, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पर कि यह वर्तमान अध्यक्ष है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इनके स्थान पर किसी और व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो उपाध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर सदस्य कौन कौन है इसमें, तो सदस्यों में देखिए डॉक्टर सुधा यादव, ये इसके सदस्य हैं। फिर इसके बाद में कौशलेंद्र सिंह पटेल, ये इसके सदस्य हैं। इसके बाद फिर आचार्य थल्लोजू और अजय कुमार, ये सब इस आयोग के सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें आयोग के कार्य। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो पहला कार्य इसका देखिए कि केंद्र अथवा किसी राज्य में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास में भागीदारी तथा इसके लिए सलाह देना, साथ ही उनके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन भी करना है। ये इसका पहला काम हुआ। अर्थ क्या है इसका, तो इसका अर्थ यह है कि यह आयोग हमारी केंद्र सरकार को तथा राज्य सरकार को जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनका सामाजिक विकास कैसे होगा, इनका आर्थिक विकास कैसे होगा, तो इससे संबंधित कार्यों में यह भागीदार होता है। इसके बाद में इससे संबंधित सलाह भी देता है दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को सलाह देता है कि इन पिछड़े वर्ग के लोगों का या पिछड़ी जातियों का सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास कैसे होगा, इनके बारे में सलाह यह आयोग देता है। इसके बाद में जितनी भी पिछड़ी जातियां होती हैं तो इन पिछड़ी जातियों की प्रगति का मूल्यांकन भी यह आयोग करता है। ये पहला कार्य हुआ इसका। अगला कार्य है इसका कि यह सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष देता है। जब भी यह उचित समझे तब यह आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट किससे देता है,
तो ये हमारे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों तथा सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच करना और अनुसंधान करना, यह भी इस आयोग का कार्य होता है। आ रहा समझ में? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकार कौन कौन से होते हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच करता है, इसके बाद में अनुसंधान करता है। तो ये सब इसके कार्य होते हैं फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच भी यह आयोग करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला इसका कार्य है इस आयोग का कि पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का अर्थ होता है कार्य, तो अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति और संसद द्वारा किए गए उपबंधों के नियमों के अनुसार निर्दिष्ट हो। आ रहा समझ में? तो यह आयोग क्या करता है, तो यह आयोग जो पिछड़े वर्ग हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है, उनके कल्याण तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में जो भी कार्य होता है तो उन कार्यों को यह आयोग करता है। इसके बाद में जो हमारे राष्ट्रपति इन्हें कार्य सौंपते हैं, हमारे संसद के द्वारा इन्हें जो कार्य सौंपे जाते हैं वे कार्य भी यह आयोग करता है। तो संसद के द्वारा जो प्रावधान किए जाते हैं उन प्रावधानों को लागू करता है, यह भी इस आयोग का प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा करना, इसके बाद में उनका कल्याण तथा सामाजिक और आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सिफारिशें करना। अरे समझ में? यह भी इस आयोग का कार्य होता है। तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनका सामाजिक विकास कैसे होगा, इनका शैक्षणिक विकास कैसे होगा, इनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, इनका कल्याण कैसे होगा, इनका विकास कैसे होगा, तो इससे संबंधित सलाह ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी देता है और इससे संबंधित सिफारिशें भी दोनों सरकार को यह आयोग देता है। इसके बाद फिर आगे आता है अगला कार्य कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करना जिनके लिए राष्ट्रपति निर्देश देते हैं। आ रहा समझ में? यदि हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमारे भारत की पिछड़ी जातियों से संबंधित कोई निर्देश देते हैं कि इनका सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, इनका कल्याण, इनकी सुरक्षा और इनकी उन्नति से संबंधित अगर कोई कार्य हमारे राष्ट्रपति इस आयोग को सौंपते हैं या देते हैं तो यह कार्य भी यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला कार्य होता है कि संविधान और अन्य कानूनों के तहत पिछड़े वर्गों को जो सुरक्षा प्राप्त है उसे लागू किया जा रहा है या नहीं, इस बात की जांच करना और इसकी निगरानी करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये कार्य आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्य आपसे 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो 5 नंबर में कार्य से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य लिखिए। तो 5 नंबर में आपको सिर्फ कार्य लिखना होगा। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है, हम लिख कुछ और रहे हैं। ठीक है, जो पूछा जा रहा है अगर वही लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलते हैं फ्रेंड, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं। इसके बाद देखिए आयोग की शक्तियाँ। तो अनुसंधान अथवा किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसकी शक्तियां ध्यान रखना, इसको न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जबकि 2018 से पहले ऐसे न्यायिक शक्तियां इस आयोग को प्राप्त नहीं थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें पहली शक्ति है इसकी कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना। आ रहा समझ में? जो भी शपथ पत्र होते हैं तो उससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त कर सकता है यह आयोग या सबूत प्राप्त कर सकता है। इसके बाद फिर अगला है कि किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की यह मांग करता है। आ रहा समझ में? तो कोई भी न्यायालय हो जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित अगर कोई मामला है
या फिर कोई कार्यालय है, ठीक है, इससे सार्वजनिक अभिलेख की मांग यह आयोग कर सकता है, इतना अधिकार इसके पास होता है। इसके बाद फिर गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी कर सकता है। आ रहा समझ में? तो गवाहों के लिए और दस्तावेजों के लिए, तो गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करता है। समन का अर्थ होता है बुलावा पत्र। आ रहा समझ में? तो गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी कर सकता है, बुलावा पत्र भेज सकता है, आपको याद रखना है। इसके बाद फिर भारत के किसी भी भूभाग से, भारत के किसी भी राज्य से, भारत के किसी भी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष यह बुला सकता है, उसे उपस्थित होने के लिए आदेश दे सकता है। इसके बाद में उसे शपथ कराकर उससे पूछताछ भी कर सकता है। इतना अधिकार इस आयोग के पास होता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला कार्य है कि किसी भी दस्तावेज की खोज और उससे संबंधित प्रस्तुतिकरण की मांग भी यह आयोग कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये इसकी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं आयोग की। तो ये भी आपसे 5 नंबर में पूछे जा सकती है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें और भी इसकी शक्तियां हैं कि कोई अन्य मामला जिसका निश्चय हमारे राष्ट्रपति करते हैं, तो यह मामला भी आयोग को देखना पड़ता है। इसके बाद फिर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से सलाह लेना जरूरी होता है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाला कोई भी नीतिगत मामला है, ठीक है, तो इससे संबंधित आयोग से सलाह लेना जरूरी होगा। आ रहा समझ में? तो पिछड़े वर्गों को अगर कोई प्रभावित करने वाला कोई भी मामला है, कोई भी सरकार अगर नीति बनाने जा रही है, तो ऐसी नीतियों को बनाने से पहले सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस आयोग से सलाह अवश्य लेगी, ठीक है। इतनी शक्तियां इस आयोग के पास होती है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां लिखिए। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आयोग की शक्तियां लिखना है, न कि कार्य लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर 11 नंबर में, तो 11 नंबर में पूरा कंप्लीट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब 11 नंबर में अगर पूछा जा रहा है तो आपको सब बताना होगा, उसकी स्थापना बतानी पड़ेगी, उसकी संरचना बतानी पड़ेगी, कार्य बताने पड़ेंगे, इसके बाद शक्तियाँ लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रतिवेदन के बारे में भी लिखना होता है। अब देखिए इसमें आयोग का प्रतिवेदन, अब आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है, तो देखिए इसमें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपना प्रतिवेदन, तो वार्षिक प्रतिवेदन यह राष्ट्रपति को देता है और इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को समर्पित कर सकता है। अब राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को कहाँ रखवाते हैं, तो देखिए इसमें राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को कहाँ रखवाते हैं, संसद में रखवाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही आयोग द्वारा अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण भी ज्ञापन में संलग्न होता है। जब संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया जाता है तो फिर उसमें आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती है और इन पर कहाँ तक सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसका विवरण भी एक ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है संसद में। ये आपको याद रखना फ्रेंड, ठीक है। तो ये है आयोग का प्रतिवेदन। इसके बाद फिर और देखिए इसमें प्रतिवेदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो ज्ञापन में जिन अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है उसके बारे में कारण भी स्पष्ट किया जाता है। आ रहा समझ में? तो आयोग के द्वारा जो कार्य सिफारिशें की जाती है और उन सिफारिशों पर अगर कोई कार्य नहीं किया गया है, उस पर सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो क्यों नहीं उस पर निर्णय लिया गया, उस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक, तो इससे संबंधित जानकारी भी संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद में राष्ट्रपति आयोग द्वारा प्रेषित किसी राज्य से संबंधित प्रतिवेदन को राज्यपाल को भेजते हैं या उस राज्य को भेजते हैं। आ रहा समझ में? अगर किसी राज्य से संबंधित अगर कोई प्रतिवेदन है तो राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को राज्य में भिजवाते हैं
और राज्य में किसके पास? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल उस प्रतिवेदन को किसके पास भेजते हैं? राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार फिर इस प्रतिवेदन को, तो राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब राज्य की विधायिका का अर्थ क्या है? तो राज्य का विधानमंडल। और राज्य का विधानमंडल का मतलब क्या है? राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों को मिलाकर कहा जाता है राज्य की विधायिका या विधानमंडल, ठीक है। तो सरकार यहाँ पर इसे विधायिका में प्रस्तुत करवाती है, जिसके साथ आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक ज्ञापन भी संलग्न होता है। आ रहा समझ में? आयोग के द्वारा जो अनुशंसाएं मतलब सिफारिशें की जाती है, इन सिफारिशों पर सरकार के द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया है या सरकार ने कहाँ तक इस पर कार्रवाई कर पाई है, इससे संबंधित जानकारी भी विधायिका में प्रस्तुत की जाती है ज्ञापन के माध्यम से। इसके बाद फिर जिन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा सकता है उनके कारणों की व्याख्या भी ज्ञापन में होती है। सरकार जिन अनुशंसाओं को, जिन सिफारिशों को, जिन संस्तुतियों को लागू नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाई है, तो क्यों नहीं कर पाई है इसका कारण भी ज्ञापन के माध्यम से विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें सदस्यों की पदमुक्ति। तो इसमें जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो इन सभी की पदमुक्ति कैसे होती है? तो देखिए इसमें तो सदस्य किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित त्यागपत्र के द्वारा अपना पद छोड़ सकते हैं, पद मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद यदि अनुमति लिए बिना आयोग की बैठकों में लगातार 3 अधिवेशनों से भाग न ले रहे हो तो भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला है कि यदि उसका पद पर बने रहना पिछड़े वर्गों के हितों के प्रतिकूल है, मतलब उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को या सदस्य को उसके पद से हटा दिया जाता है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो उसके बाद में कुछ टॉपिक जो आपको याद रखना है, जैसे किन्नरों को मिला अन्य पिछड़ा का या पिछड़ा वर्ग का दर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तथ्य थे, ये हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें देखिए किन्नरों से संबंधित एक मामला आया था, तो आपने सुना भी होगा कि किन्नरों को भी अब पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे 3 नंबर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब किन्नर तो आप लोग जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा देश के किन्नरों को भी नागरिकों की पहचान दिलाई है, ठीक है। इसके बाद फिर अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए किन्नरों को महिला, पुरुष के अतिरिक्त तीसरे लिंग मतलब ट्रांसजेंडर के रूप में इन्हें मान्यता प्रदान की है और इन किन्नरों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्देश भी सरकार को दिया गया है। आ रहा समझ में? अब ये भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो अब उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर ये 3 ऑप्शन अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्रीमी लेयर, ठीक है। अब क्रीमी लेयर क्या है? तो देखिए इसमें कि क्रीमी लेयर आय की वह सीमा है जिसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एवं उनके बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। आ रहा समझ में? अब किन लोगों को क्रीमी लेयर में रखा जाता है? तो देखिए इसमें समय समय पर इस वार्षिक आय की सीमा में संशोधन किया गया है। तो देखिए इसमें वर्ष 1993 में क्रीमी लेयर के अंतर्गत आय की जो सीमा थी वह थी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपए से अधिक आय होती है उस व्यक्ति को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा और उसे पिछड़ा वर्ग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि वर्ष 2004 में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे 2.5 लाख रुपए वार्षिक
कर दिया गया था। तो जिस व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होगी उसे पिछड़ा वर्ग का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे फिर वर्ष 2008 में फिर संशोधन किया जाता है। तो वर्ष 2008 में आय की राशि या यह आय बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई। फिर इसके बाद में वर्ष 2013 में, तो वर्ष 2013 में फिर संशोधन किया गया और क्रीमी लेयर के अंतर्गत वार्षिक आय 6 लाख रुपए कर दी गई थी। ठीक है। और फिर और सरकार ने 2017 में वार्षिक आय 8 लाख रुपए कर दी गई है। तो जो व्यक्ति 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है एक साल में, वह व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है और उसे पिछड़ा वर्ग का कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा, या पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाता है उन आरक्षण का फायदा इस क्रीमी लेयर के वर्ग के व्यक्ति को नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। तो क्रीमी लेयर से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें लिखने में सक्षम होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का हमारा यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस टॉपिक से संबंधित आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।